देश एक कानून और विपक्ष अनेक। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूं। मॉनसून सत्र के लिए घंटी बज चुकी है, तारीख की भी घोषणा हो चुकी है। 20 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और ये सत्र इस बार इसलिए भी बहुत ज्यादा हंगामेदार होगा क्योंकि इस सत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है वो मुद्दा है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। चर्चा इस वक्त पूरे देश में सरगर्म है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है। उसके बाद से ही यह आकलन लगाया जाने लग रहा है, ये अटकलें तेज हो गई हैं कि कानूनी और सियासी दोनों जमीन भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी को लेकर तैयार कर ली है और यह यूसीसी 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्मास्त्र होने वाला है। यही यूसीसी है जो एक बार फिर से, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार यह कहा जा रहा है कि उसने अपना ब्रह्मास्त्र चुन लिया है, लेकिन विपक्षी एकता में दरार डालने के लिए भी यही हथियार काम आ रहा है क्योंकि यूसीसी के मुद्दे को जैसे ही ज्वाला मिलती है, जैसे ही यूसीसी की चर्चा सरगर्म होती है, स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि विपक्ष जो एक साथ होने का दम भर रहा था वहां पर भी फूट नजर आने लगती है। आम आदमी पार्टी पहले ही सैद्धांतिक रूप से समर्थन कर चुकी है। अब शिवसेना उद्धव गुट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो यूसीसी के मसले पर सरकार के साथ है। इन सब के बीच कांग्रेस जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यूसीसी को लेकर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है, अब तो कांग्रेसी खेमे में भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह जी हैं, उन्होंने भी सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से इसे देश की जरूरत बताते हुए समान नागरिक संहिता का समर्थन कर दिया है। तो इस परिस्थिति में क्या यह मान लिया जाए कि विपक्षी एकता में भी अब यूसीसी को लेकर बड़ी दरार आएगी और जिस तरीके की परिस्थिति यूसीसी को लेकर बन रही है, क्या इस मॉनसून सत्र में सरकार यूसीसी को लाने का पूरा मन बना चुकी है? 2024 के लिए क्या यही यूसीसी बीजेपी का होगा ब्रह्मास्त्र? आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के कुछ खास मेहमान, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आज की ये टीजर रिपोर्ट। दो 2024 से पहले बीजेपी ने यूसीसी का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चला दिया जिससे बचने का रास्ता विपक्षी दलों को दिख नहीं रहा। जो सियासी दल कुछ दिनों पहले तक विपक्षी एकता का राग आलाप रहे थे, अब उसी एकता में फूट पड़ गई है। जो पार्टियां बीजेपी के धुर विरोधी हैं, वो भी यूसीसी के मुद्दे पर बीजेपी के पाले में खड़ी दिख रही है। राष्ट्रीय स्तर पर खुद को कांग्रेस का विकल्प बताने वाली आम आदमी पार्टी वैसे तो बीजेपी का खुलकर मुखालफत करती है, लेकिन यूसीसी के मुद्दे पर सैद्धांतिक सहमति जता रही है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट भी बीजेपी को समर्थन दे रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के आला नेता यूसीसी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस में भी फूट नजर आ रही है। कांग्रेस का एक खेमा भी यूसीसी के समर्थन में दिख रहा है। हिमाचल के लोक निर्माण और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाते हुए समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। विक्रमादित्य ने साफ लहजे में कहा है कि यूसीसी का पूर्ण समर्थन करते हैं, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है, पर इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। विक्रमादित्य के इस बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस का आला कमान भी हरकत में आ गया है। यूसीसी पर पार्टी का रुख तय करने के लिए कांग्रेस ने संसदीय समिति की बैठक बुला ली है। तो इधर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी साफ किया है कि जब तक कोई प्रस्ताव सामने नहीं आता तब तक यूसीसी पर चर्चा की जरूरत नहीं है। बहरहाल वार पलटवार के बीच लाजमी सा सवाल उठता है कि एक देश एक विधान पर विरोध अनेक क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पहले तो आप बताइए, प्रधानमंत्री जी देश को बताएं कि उनका प्रपोजल क्या है। वो देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं, ठीक है ना, एक रूपता चाहते हैं। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तो जवाब कैसे होगा, डिबेट कैसे होगी।
प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि हम इसको लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? अडॉप्शन लागू करेंगे, कस्टम्स खत्म कर देंगे? बताएं तो सही। बिना बताए बहस हो रही है और विपक्ष भी उस बहस में पड़ा जा रहा है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में खास करके हम जो बात करते हैं जैसे कंपलसरी बर्थ रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी डेथ रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन, इससे गोवा में आज तक यानी बर्थ डेथ मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो रहे हैं। बीइंग अ माइनॉरिटी होने के बाद भी किसी ने इसके ऊपर कभी बात नहीं छेड़ी, किसी ने किसी के ऊपर कभी यानी किसी को तकलीफ नहीं रही। मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एन बिग बूस्ट फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और जेंडर इक्विलिटी के लिए यूसीसी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बीजेपी कह रही है कि ये लैंगिक समानता के लिए, समानता के लिए, सबके लिए एक है। यूसीसी का मतलब ही है समावेशी विकास की अवधारणा को सामने रखना। तो जब ये समावेशी विकास को परिलक्षित कर रहा है, एकता को दिखा रहा है, सबके लिए समान दिखा रहा है, तो फिर विपक्ष को इसमें एंटी मुस्लिम क्यों नजर आता है? आज इसी पर खुलकर बहस करने के लिए हमारे साथ चर्चा में जो अतिथि जुड़ेंगे, हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे रमाकांत मिश्रा जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रत्नाकर सिंह जी और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मधु मुकुल त्रिपाठी जी भी इस पैनल का हिस्सा होंगे। आप सभी से का परिचय करा दिया है मैंने, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ चर्चा की शुरुआत। तो यूसीसी को लेकर चर्चा सरगर्म है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि यूसीसी देश की मांग है, देश की जरूरत है, समय की जरूरत है, लेकिन विपक्ष इसे ध्रुवीकरण का हथियार मान रहा है। चलिए इसी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधे अपने पैनल के पास चलते हुए स्क्रीन पर लेकर आइए। सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और सबसे पहले कांग्रेस से रत्नाकर सिंह जी हैं हमारे साथ। रत्नाकर जी, आज पहला कमेंट आपसे ही लेना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि यूसीसी मतलब ये एकता की बात है, लैंगिक समानता की बात है, समावेशी समाज को सशक्त करने के लिए यूसीसी की जरूरत है। आपको क्यों लगता है कि इससे ध्रुवीकरण होगा? देखिए, ये आप कह रही हैं कि बीजेपी ऐसा कह रही है, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से जो कोई भी ऐसा ड्राफ्ट तैयार नहीं कर पाई है बीजेपी, और कोई भी ड्राफ्ट न तैयार कर पाने की वजह से उसका प्रभाव क्या हो गया या परिभाषा क्या होगी, वो किस चीज में यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, ये ऐसा अभी तक कोई भी ड्राफ्ट आया नहीं है सामने, इसलिए कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट करने की कोई जरूरत फिलहाल मुझे नहीं लगती है। मैं आपसे स्पष्ट तौर से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज जो है 2024 के चुनाव के मुहाने पे खड़ा है यह देश। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की यह कोशिश हमेशा से रही है कि वह मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कुछ इस तरह से चुनावी एजेंडा हथकंडा अपनाए जिससे कि समाज में ध्रुवीकरण हो और समाज दो धड़ों में बंट जाए और जिसका चुनावी लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। आज जरूरत है देश में चर्चा करने की कि भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई कितनी कम किया है। आज देश में जरूरत है इस चीज की चर्चा करने की कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने के वादे किए थे उसको पूरा किया है कि नहीं किया है, नौजवानों को पक्की नौकरियां दिया है या फिर अभी भी अग्निवीर बनाने की कोशिश लगे हुए हैं। आप आज जरूरत है चर्चा करने की, किसानों की 2 गुनी आय करने की आप बात कहते थे, आज आय जो है घट गई है। तो देश को कहीं ना कहीं मूल मुद्दे जो होते हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इस तरह की जो है एजेंडे लेके आते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। एक सेकंड रत्नाकर जी, ठीक है, ओपनिंग रिमार्क मैंने आपको करने दिया, लेकिन मुझे 2 प्रश्न का जवाब जरा जल्दी दीजिएगा। आपने कहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी क्लैरिटी के साथ ही चीजों को लेकर नहीं आई है, इसलिए इतना ज्यादा हलचल मचाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों में हलचल नहीं है तो फिर क्या जरूरत है कि अभी आपकी ही कांग्रेस संसदीय समिति की बैठक चल रही है, आप सभी लोग बड़े मुद्दे और बड़े नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपके ही कांग्रेसी नेता हैं, हिमाचल के ही खेल मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, आपके ही तो पार्टी से आते हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि देश की संप्रभुता के लिए यूसीसी की जरूरत है। ये हलचल फिर किस बात की? दोनों प्रश्न का जवाब देता हूं। जी, पहली चीज की देखिए, जो संसदीय समिति की जो बैठक हो रही है, निश्चित रूप से मानसून सत्र जो है अब सामने खड़ा हुआ है और मानसून सत्र में क्या क्या एजेंडे और किस तरह से अपनी बातों को रखेंगे, कहीं ना कहीं एक जो उस पर रणनीति तैयार करने की बात होती है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है।
पहले प्रश्न का जवाब। दूसरे प्रश्न का जवाब मैं ये देना चाहता हूं कि देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है, इसमें आपने व्यक्तिगत विचार, चाहे वो विधायक रखें चाहे मैं रखूं, कोई भी स्वतंत्र है अपने व्यक्तिगत विचार रखने के लिए, वो रख सकते हैं, मैं भी रख सकता हूं। लेकिन बात यहाँ पे है कि पार्टी क्या स्टैंड लेती है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, वो अभी ड्राफ्ट आने के बाद ही तय होगा। कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश में मंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं। विक्रमादित्य सिंह खेल मंत्री हैं, तो ऐसे में अगर कोई मंत्री ये बात कहता है तो उसको व्यक्तिगत राय नहीं कही जा सकती है। कहीं ना कहीं से देखिए धुआं उठने लगा है, धुआं उठने लगा है। इसको आप नजरअंदाज मत करिए। बड़े से बड़े नेता रख सकते हैं और बड़े से बड़े नेता रखते हैं, लेकिन पार्टी की आधिकारिक जो बात है वो पार्टी के आधिकारिक लोग ही रखते हैं और उसको पार्टी का स्टैंड माना जाना चाहिए। घबराहट हो रही है, लेकिन आ गई ना बात शुरू हो गई ना कांग्रेसी खेमे में भी यूसीसी को लेकर बात शुरू हो गई। घबराहट तो हो रही होगी ना थोड़ी बहुत। यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं आप। पहले तो एक चीज कहूंगा, एक सेंटेंस पूरा करना चाहूंगा, सिर्फ 10 सेकंड सर जी। देखिए लावनी जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये चुनाव के वक्त इनको जो है यूसीसी याद आता है। आपको याद होगा कि उत्तराखंड में भी जब चुनाव होने को था तो उस समय भी इन्होंने कहा कि जैसे चुनाव में हम जीत के आएंगे वैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू करेंगे। लेकिन आज काम शुरू कर देंगे, उन्होंने तुरंत ही कमेटी बना दी। नहीं सर, देखिए ये भी आप भी जानते हैं, वो जीत कर आए, उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी ने ड्राफ्टिंग करनी भी शुरू कर दी। जैसा उन्होंने कहा वैसा काम शुरू भी हुआ। नहीं, भ्रम में मत डालिए, भ्रम में मत डालिए। उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही हम जीतेंगे हम कमेटी बनाएंगे, जीतने के बाद पहले ही कमेटी बनी। जी नहीं, सुन लिया सर, सुन लिया, लेकिन गलत बात। बहुत जल्दी से फिर मैं आप जाऊंगी रमाकांत जी के पास। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। एक साल से ज्यादा समय हो गया है, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हो रहे हैं। क्लैरिटी अभी है नहीं, और यूसीसी को लेकर बस वही परिस्थिति हो रही है कि न सूत न कपास, जुलाई से लट्ठम लट्ठा, ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए लावनी जी, अभी रत्नाकर जी अभी कह रहे थे, इनके बातों में ही विरोधाभास है। ये यूसीसी लागू नहीं होने देना चाहते, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है। जो कि क्योंकि जब हम विषय उठाते हैं यूसीसी का तो उठाते हैं रोजगार के मुद्दे, उठाते हैं रोजगार के मुद्दे उठा देते हैं। अरे आपके यूसीसी के ऊपर में क्या स्टैंड है ये तो आप क्लियर करेंगे कम से कम। एक चीज बताइए, ये 1949 का विषय है। ओपनिंग रिमार्क हो जाने दीजिए, उन्होंने नहीं बोला था ओपनिंग रिमार्क पहले पूरा। 1949 की बात है, ये विषय आज का नहीं है। लेकिन ये चीज आप लोगों ने लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरह से एक माहौल बना करके देश के अंदर में रखा हुआ था, आज वही चीज जब कहते हैं ना जो कि कान में पानी चला गया, उस पानी को निकालने के लिए हमें और पानी देने की आवश्यकता है। इसीलिए कहते हैं 2014-2019 हमारे संकल्प पत्र में था ये यूसीसी लाना। और निश्चित तौर पर आपने कहा ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात ले लूं आपको, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड के अंदर में, असम के अंदर में, हर जगह कमेटी बन गई है। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो कि कुछ एक दिनों में ही ये सारे ड्राफ्ट केंद्रीय समिति को भेजे जाएंगे और लॉ मिनिस्ट्री के पास ये सारा ड्राफ्ट जब बन करके तैयार हो जाएगा, आप लोगों के समक्ष भी आ जाएगा। लेकिन रमाकांत जी, ठीक है रमाकांत जी, ठीक है, लेकिन एक बात तो तय है ना, ये क्लैरिटी को लेकर बार बार विपक्ष यही तो कह रहा है कि ठीक है आपको लाना है यूसीसी, लेकर आइए। कांग्रेस ने भी कई प्रवक्ताओं की तरफ से, आप भी इस बहस का पहले भी हिस्सा बन चुके, उन्होंने कहा कि ठीक है लाने दीजिए, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि क्या चेंजेस होंगे, उस प्रावधान में क्या क्या होगा। ड्राफ्ट बन रहा है, कुछ तो पिक्चर लेकर आइए ना सामने, पहला पन्ना तो लेकर आइए कम से कम। अब बिल्कुल देखिए, जैसे जैसे कमेटी बनी है, जैसे जैसे इसका लॉ कमीशन का जब रिपोर्ट आया 2018 के बाद 2023 के अंदर में आया, आगे बात बनती गई है, कमेटी बनता गया है। नहीं सर, 2021 को आप भूल गए, 2021 में भी आया था, आप 18 के बाद 23 पर आ गए। 21 की भी बात कीजिए ना। ठीक है, 2021 की भी बात कीजिए कि क्या कहा गया था उसमें। हाँ जी, 2021 की भी बात है। मुझे एक ही चीज कहना है, जो कि आप भ्रम की स्थिति न फैलाएं। आपका यूसीसी के ऊपर में क्या स्टैंड है ये कम से कम रखें, जो कि हाँ ड्राफ्ट अगर अनुकूल रहा उसके ऊपर में आप फेवर करेंगे, इतना तो कम से कम कह सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर में ही आप लोग बेरोजगारी, टाइमलाइन क्या रहेगा रमाकांत जी, आएगा भी या नहीं आएगा, इस पर भी बार-बार चर्चा आएगा। आप देखेंगे जल्दी से जल्दी मानसून सत्र के अंदर ही काउंटर जवाब। फिर मैं मधु जी के पास जाना चाहती हूँ। रत्नाकर जी, काउंटर जवाब। देखिए लावनी जी, अभी ये लॉ कमीशन की बात कर रहे थे। लॉ कमीशन के बारे में बता दूं मैं, 2016 में जो लॉ कमीशन 2016 से 18 तक जो सजेशंस लिए थे, वो 8.5 लाख
सजेशंस लिए गए थे और सजेशन के आधार पे लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई थी और रिपोर्ट में कहा गया था कि अगले 10 साल तक यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मोदी सरकार ने ये कमीशन को गठित की थी, अपने ही कमीशन की रिपोर्ट को नकारते हुए सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए और फिर से यूसीसी को लाने की कवायद जो की जा रही है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये एक मात्र चुनावी एजेंडा है जो चुनाव के समय इनको याद आता है और चुनाव के देते ही ये भूल जाते हैं। ठीक है, आपकी आधी बात से तो मैं सहमत हूं, लेकिन पूरी बात से सहमत नहीं हूं। 2016 में निश्चित रूप से कहा गया था, लेकिन 2016 की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि एक स्क्रूटनी करने की भी जरूरत है और इसीलिए 2018 में इसे लेकर मुद्दा भी उठा कि स्क्रूटनी किया जाए। यह नहीं कहा गया था कि एकदम से ही जरूरत नहीं है, स्पष्ट रूप से कहा गया था कि स्क्रूटनी करिए क्योंकि वर्तमान की जरूरत अब भविष्य की जरूरत ये हो सकती है। तो भविष्य की बात थी, इसीलिए तो ये मुद्दा उठा है। बहरहाल इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन मधु जी के पास अभी जाना चाहती हूं। मधु जी, देखिए पेचीदगियां बहुत ज्यादा कहा जा रहा है क्योंकि एक तरफ सियासी जमीन है, दूसरी तरफ कानूनी जमीन है। यूसीसी को लेकर कानूनी जमीन का आधार महत्वपूर्ण क्या है, मैं चाहती हूं जरा, क्योंकि आज इस पर हम किसी भी तरीके की तू मैं वाली बहस नहीं करेंगे, हम एक सार्थक बहस चाहते हैं। यूसीसी को लेकर कानूनी जमीन क्या कहती है? ये इजी है लागू करना या फिर अभी कुछ डिफिकल्टीज है? नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप ध्यान दें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अलग अलग उच्च न्यायालयों ने सरकार को आदेशित किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ले आएं। आपको परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तभी इस विषय पर बहुत ज्यादा बहस हुई। बहस में अकेले नेहरू जी पक्ष में नहीं थे। आपको याद होगा कि नेहरू जी की अपनी हठधर्मिता के कारण यूसीसी लागू नहीं हुआ, लेकिन हिंदू की कोड बिल 1956 में लागू हो गया। अब हम बात आते हैं संविधान पर। संविधान के भाग 4, जिसको राज्य की नीति के निर्देशक तत्व कहते हैं, उसके अनुच्छेद 14 में स्पष्ट है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। मुझे आश्चर्य होता है कि ये प्रयास 75 वर्षों में नहीं हुए। अब ये आता है कि समान नागरिक संहिता है क्या? देखिए, संविधान में कहीं इसको परिभाषित नहीं किया गया है कि ये समान नागरिक संहिता क्या होगी, कैसे होगी, क्या मापदंड होंगे। सरकार, आप देखें, अपने प्रेरोगेटिव में सारे सिविल लॉज को सभी नागरिकों पर एक समान लागू करेगी। जहां तक मैं समझता हूं, बिल्कुल मैं सहमत हूं। अभी ड्राफ्ट सामने नहीं है। ड्राफ्ट सामने न होने की वजह से ये कह देना कि ये है ये नहीं है, बिल्कुल अनुचित होगा। बिल्कुल जी, एक चीज और जरा बताइए, फिर मैं बाकी की दोनों पॉलिटिकल बॉडीज के पास जाऊं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो फिर आरक्षण दिया गया है कई जातियों को, उसका क्या बेस होगा, उसमें क्या किसी तरीके का अलग से प्रावधान रहेगा, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। क्या यूसीसी और रिजर्वेशन कोई कंपैटिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों अलग संवैधानिक प्रावधान है। यूसीसी का मतलब है एक आदमी 4 विवाह कर रहा है, एक आदमी को एक में आपत्ति है तो एक ही विवाह होगा। एक आदमी 10 बच्चे पैदा कर रहा है, वो नहीं रोका जाता। एक आदमी 2 के बाद उस पर आपत्ति है, सबको समान होगा। एक आदमी तलाक कर देता है, हालांकि जो कानून आ गया तो विवाह के कानून, उत्तराधिकार के कानून, संपत्ति के कानून, सारे सिविल कानून जी, यानी यूसीसी और आरक्षण दोनों का कहीं से भी कोई तालमेल नहीं है जो कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ठीक है, मैं इसी पॉइंट को, ठीक है, लावनी जी, 20 सेकंड सर, जस्ट 20 सेकंड। हाँ लावनी जी, अब कांग्रेस को तो परेशानी क्या है मैंने बता दिया कि नेहरू की विचारधारा को लेकर चलेंगे। अन्य पार्टियों की परेशानी क्या है? आपको भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं उनको पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा वायलेशन इनके वोट बैंक करते हैं, तो ये वोट बैंक वायलेशन न कर पाएंगे, इसीलिए सारा प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। ठीक है रत्नाकर जी,
एक तो वोट बैंक की बात, बार बार तुष्टीकरण की बात, और अब तो देखिए खुद वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो कह रहे हैं देखिए रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन का क्या करेंगे भाई, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, क्या होगा। तो उन्होंने क्लैरिटी दे दी कि इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न ये है कि जब समानता की बात हो रही है, जब लैंगिक समानता की बात हो रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है, क्यों नहीं यूसीसी होना चाहिए? ये एक कोई पॉइंट बता दीजिए कि क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, दो चीज कहना चाहूंगा मैं लावनी जी। पहली चीज की ये कि आपने जो यूनिफॉर्मिटी की बात कही है, मैं आपको बता दूं कि इस देश में जो विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, तमाम तरह के रस्म रिवाज हैं, आदिवासियों के, जनजातियों के तमाम तरह के रस्म रिवाज हैं, वो अपने तरीके से अपने अपने जो है रस्म रिवाज का जो है निर्वहन करते हैं। और देखिए, सबसे मुख्य बिंदु इसमें यह है कि हमारा आर्टिकल 25 जो है ये कहता है, हमारा आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ, गारंटी देता है हमें कि फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन की गारंटी जो है वो हमारे आर्टिकल 25 देता है। अगर ये सारे जो है हमारे धार्मिक आजादी के लिए आज संविधान में अनुच्छेद बने हुए हैं, तो फिर ये तमाम तरह के जो बदलाव, अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कुरीतियों को, कुप्रथाओं को दूर मत करिए, लेकिन आप किसी समाज के किसी धर्म को टारगेट करके अगर ये चीजों को लाने की कहां टारगेट करें? देखिए, आपने मेरे सवाल का जवाब अपने जवाब में ही दे दिया। मेरे सवाल का जवाब अपने जवाब में ही आपने दे दिया कि कुरीतियों को दूर करना, ये 444 कुरीति नहीं है तो फिर क्या है? और धार्मिक नजरिए से अगर आर्टिकल 25 है तो उसी संविधान में साहब आर्टिकल 44 भी है ना, आर्टिकल 14 भी है उसी संविधान में। अगर यूनिफॉर्म की क्रिमिनल कोड है तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्यों आपत्ति हो रही है? यहाँ पर आप लोग दो चीजों को मिला रहे हैं। नहीं, दो चीजों को मिला रहे हैं साहब आप। मैं जवाब दे दूं, जल्दी से 10 सेकंड में दीजिएगा, 10 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए, क्या दिक्कत हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम, कहाँ कोई किसी रिचुअल को करने से कहाँ रोका जा रहा है? मैं बता रहा हूँ आपको दिक्कत कहाँ पे है। देखिए, ये हमारे देश में गोवा प्रांत भी है, हमारे देश में गुजरात प्रांत तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो किसी भी धर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बात तो सुनिए, बात तो सुन लीजिए, बात तो रखने का मौका दीजिए। बोलिए। गोवा प्रांत में सरकार वहां पे गौकशी पे टैक्स वसूलती है, क्योंकि वहां पे रिलीजन जो है उस तरह का है, जो वहां पे अगर टैक्स गौकशी होता है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है। लेकिन गुजरात जो धार्मिक प्रदेश है, वहां पे गौकशी पूरी तरह से बैन है, क्योंकि वहां पे धार्मिक लोग हैं, ऐसा माना जाता है। तो कहीं राज्य में एक ही चीज को लेकर दो नियम बने हुए हैं और धर्म को देखकर इस चीज को लेकर के बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्यों बने हुए हैं? ये इसलिए बने हुए हैं कि लोगों को धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक आजादी, ठीक है, जवाब दे रहे हैं, फिर मधु जी के पास जाऊंगी। आर्टिकल 25 की बात कर रहे थे, यहीं पर उन्होंने एक बार भी आर्टिकल 44 का जिक्र नहीं किया, जो आपने भी कहा इस चीज को, जिसमें कह रहा था स्टेट शैल इंडिवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया। मेरा एक ही प्रश्न है, जो क्या ड्राफ्ट अभी तैयार नहीं हुआ है इसलिए हम इसके ऊपर में डिस्कशन न करें, या आपका यूसीसी के ऊपर में जो स्टैंड है क्या पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्या इसके ऊपर में भी आप बात नहीं रख सकते हैं? आज देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। इस देश में जिस तरह से एक तुष्टीकरण की राजनीति 1947 से लेकर के हमने देखा, जो 2014 तक जिस तरह से हुआ, वो आज देखिए, आज मैं कह रहा हूं, आज हम समाज के हर व्यक्ति की बात करते हैं। हमने हर समाज को सशक्त करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमने काम करना शुरू किया है, और आज इनको तिलमिलाहट होती है। मुझे लगता है इस तरह की तिलमिलाहट नहीं होनी चाहिए। समाज का कोई भी वर्ग हो, उसको सशक्त किया जाए, एक कानून के तहत लाया जाए, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है भारत इस तरह से बिल्कुल आगे बहुत ही ज्यादा विकसित होगा। समावेशी समाज की स्थापना यूसीसी से होती है। रत्नाकर जी, बहरहाल मैं पहले मधु जी के पास जाना चाहती हूँ, फिर रत्नाकर जी आपका कमेंट लूंगी। मधु जी, आपने सुना कि रत्नाकर जी कह रहे हैं कि आर्टिकल 25 का उन्होंने जिक्र कर दिया, 2 स्टेट्स में 2 लॉज की बात कर दी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है बेसिक्स जो नहीं समझा जा रहा है। हमारे देश में, हमारे संविधान की अवधारणा है धर्म निरपेक्षता, हवाला दिया जाता है धर्म निरपेक्षता का। तो धर्म निरपेक्षता की जब हम बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तो फिर तो हम यूसीसी को सीधे सीधे हमें सपोर्ट करना चाहिए। वहां पर क्यों फिर शरिया ऊपर लाने की बात होने लगती है? क्योंकि अगर दुनिया में देखिए इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन हमारा देश तो सेक्युलर देश है ना, फिर क्यों ये बात नहीं समझ में आ रही है विपक्षियों को? देखिए लावनी जी, रत्नाकर जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। रत्नाकर जी अपने ही बातों का कंट्राडिक्ट कर रहे हैं।
रत्नाकर जी कह रहे हैं, आपने सुना होगा कि एक धर्म विशेष। मैं रत्नाकर जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या क्रिमिनल लॉ में सरिया लागू करेंगे जहां हाथ के बदले आंख, आंख के बदले आंख, ये प्रावधान है? नहीं करेंगे, क्योंकि इनका वोट बैंक मैंने कहा था। अब बात आती है कानूनी प्रावधानों की। देखिए, अभी इन्होंने ही कहा मुस्कुरा रहे हैं कि आपकी बात पर। एक प्रदेश में एक चीज है, दूसरे में एक चीज। अरे भारत सरकार यही तो कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारत में लग जाए। क्या कहता है ये पूरे भारत में जानकारी नहीं है। रत्नाकर जी आप समझदार हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं भाई। मुझे तो लगता है पढ़े लिखे हैं, मैं चुप हो जाता हूँ। आप बोल लीजिए, आप पढ़े लिखे थे इसलिए मैं बोल रहा था। चलिए बोलिए। नहीं, आप अपनी बात, रत्नाकर जी दरअसल वो ये कह रहे हैं ना कि यूनिफॉर्म जब क्रिमिनल कोड है तो फिर सिविल कोड में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वो यही बोल तो रहे हैं मुकुल जी। रत्नाकर जी देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अभी अधिवक्ता भी यही बैठे हैं। देखिए, सीआरपीसी और आईपीसी में भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है कहीं ना कहीं। अगर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में ले लिया जाए तो रेप का सजा जो वहां पे डेथ है, डेथ पेनाल्टी दी जाती है, और वहीं पे अगर उत्तर प्रदेश में ले लिया जाए तो कहीं ना कहीं वहां पे रेप केस में जो है आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये विभिन्नताएं हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजें हैं। ये मधु जी मुझे हंसी आ रही है लावनी जी कि मेरे अभिन्न मित्र, महान विद्वान और राहुल गांधी के समर्थक बिल्कुल उसी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। आईपीसी जो मैंने पढ़ी है, जो भारत में चलती है, सीआरपीसी और आईपीसी, उसमें आप बोल लीजिए, मैं शांत हूं। नहीं, आप बोलिए मधु जी, जल्दी से बताइए, जवाब दीजिए। आईपीसी में अगर आप जो क्राइम करते हैं आपको सजा मिलती है, वही मुझे सजा मिलती है। सजा की बात नहीं कहीं जगह। अरे त्रिपाठी जी सुनिए, मैं बात कह रहा हूं कि ये दोनों राज्यों में अलग अलग क्यों है? फिर बातें अलग अलग है ना। ये महाराष्ट्र में अलग है, आंध्र प्रदेश में अलग है, गोवा में नियम अलग है और गुजरात में अलग है। पांच सेक्शन, चलिए आप 5 सेक्शन बता दीजिए। लावनी जी कहना चाहूंगा, त्रिपाठी जी एक बात कह रहे थे, ये नेहरू जी की बात कह रहे थे। सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए मेरी बात। अब आप सुन लीजिए मेरी बात, अब आप सुन लीजिए, अब आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आपसे पूछना चाह रहे हैं। 5 सेक्शन बता दीजिए। आप नेहरू जी की बात कह रहे थे कि विरोध किए। नहीं, उधर मत जाइए, पहले उधर मत जाइए, पहले आपने जो बात छेड़ी उसका जवाब दीजिए। रत्नाकर जी इधर उधर मत जाइए, जो बात आपने छेड़ी है उसके बारे में मधु जी ने पूछा कि ठीक है आप कोई 5 सेक्शन बता दीजिए, पहले उसको क्लियर कीजिए। आपने मुद्दा उठाया तो क्लियर कर दीजिए। यही तो बात है ना, भ्रम फैलाने की जो कोशिश हो रही है। मैं यूनिफॉर्म स्टेट्स में यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा हूं और ये लॉज की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है भाई स्टेट? अरे भाई साहब, ये लॉज ही तो है और क्या है? और क्या लॉज पे ही तो बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही तो बात हो रही है। क्या बात कर रहे हैं रत्नाकर जी? क्या हो गया आपको आज? क्या हो गया रत्नाकर जी? यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा हूं। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा लावनी जी, लावनी जी आज ये कह रहे थे आईपीसी के 5 सेक्शन नहीं बता सकते। अरे भाई आप अटल जी की बात, सरकार की बात याद कर लीजिए। अटल जी के सरकार में भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की बात की जा रही थी। अरे भाई जब नहीं लागू हुआ, रत्नाकर जी वंशा पर देखिए, एक से रत्नाकर जी सुन लीजिए। ठीक है, मैंने बहुत मंच दे दिया आप दोनों को, बहुत देर से। रमाकांत जी के पास तो मैं गई भी नहीं हूं अभी तक, बहुत मंच दे दिया मैंने। लेकिन रत्नाकर जी एक बात तय, देखिए एक बात तो तय है ना, ये सब कुछ निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति पर, दृढ़ शक्ति पर। ये सरकार 9 साल के बाद जागी हो, चाहे वो 10 साल के बाद जागी हो, लेकिन जाग तो रही है ना। उसने सोचा तो, आप लोगों ने तो सोचा भी नहीं। संविधान सभा का जिक्र आप लोग बार बार करते हैं, आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने भी कैबिनेट से, नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। यही नाराजगी थी उनकी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आप अपनी प्रतिबद्धता क्यों नहीं दर्शा पा रहे हैं। हुमायूं अकबर के अध्यक्षता में कमेटी बन गई, आप लोग बात करते रहे, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ? यही तो नाराजगी थी ना। आप लोग आधी अधूरी बात करते हैं और फिर भ्रम में करते हैं जनता को। रमाकांत जी आपके पास आ रही हूं सीधे। ठीक है रमाकांत जी, देखिए आधी अधूरी बात और आधी अधूरी स्पष्टता को लेकर 75 सालों और 70 सालों का जिक्र होता है। कांग्रेस ने प्रतिबद्धता नहीं दिखाई, अब बारी आपकी है। बार बार ये कहा जा रहा है कि सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलेगा। ये सिर्फ 2024 के लिए अपना ब्रह्मास्त्र मत निकालिए, ब्रह्मास्त्र चलाना भी होगा, तब जाकर रिजल्ट मिलेगा। देखिए ब्रह्मास्त्र हम नहीं निकाल रहे, ब्रह्मास्त्र तो जनता निकाल रही है। और इसलिए कांग्रेस का ये, क्योंकि 2014 में जब
हम मैनिफेस्टो लेकर के आए थे 2019 में भी, तो हमने यूसीसी के लिए संकल्प पत्र में बिल्कुल लिखा हुआ था और हम आगे भी इस चीज को बड़े ही प्रखरता के साथ, प्रमुखता के साथ इस बार के अंदर, मैं कह रहा हूं 2024 का तो आप लोकसभा चुनाव छोड़िए, उससे पहले ही हम इस चीज को लागू करने की कोशिश करेंगे और इस देश को बहुत ही जरूरत है। रत्नाकर जी को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। अगस्त क्रांति लाएंगे क्या इस बार भी? देखिए बिल्कुल हम आसान्वित हैं, जो कि आप जैसे हम लोग भ्रम की स्थिति, कोई कहता है अभी तक ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, हमें पॉइंट समझना पड़ेगा। अरे भाई आप पॉइंट समझिए, हर जगह हर स्टेट के अंदर में आप देखिए गोवा के, आज हमें उनका सुन रहा था, मैं गोवा के चीफ मिनिस्टर का मैं बात सुन रहा था, वहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, जबकि वहां पर माइनॉरिटी है, उसके बावजूद भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से पूरे देश के अंदर में ये लागू होगी। अभी रास्ते आपके आसान नहीं है, अब विरोध भी है और संसद में अभी आंकड़ों का गतिरोध भी होगा, वहां आपको लगता है कि आपके रास्ते आसान हो जाएंगे? बिल्कुल आसान हो जाएंगे, इस देश को जरूरत है और बिल्कुल आसान रास्ता मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आसान रास्ता मिलेगा। कांग्रेस भी धीरे धीरे, देखिए कांग्रेस में भी रत्नाकर जी अब हलचल तेज हो चुकी है, दो फाड़ नजर आ रहे हैं, लेकिन मॉनसून सत्र में इसे लेकर क्या आप लोगों का रुख रहता है? हमारी नजर भी बनी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी कह ही रही कि अगस्त क्रांति लेकर आएंगे। सभी की कुछ सीमाएं हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन इतना जरूर है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते जरा मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक झा जुड़ चुके हैं। संसदीय समिति, कांग्रेस संसदीय समिति की बैठक चल रही थी, इस दौरान जब हमारा डिबेट चल रहा था, आलोक जरा जल्दी से बता दीजिए चलते चलते कि ये जो संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई, एजेंडा क्या, यूसीसी ही एजेंडा है या फिर कुछ और? देखिए इस समिति की बैठक का मुख्य एजेंडा यूसीसी है। आखिर यूसीसी में कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? हालांकि कांग्रेस के कई नेता, इससे पहले जो बयान कांग्रेस के नेताओं ने दिया है उससे स्पष्ट है कि जिस तरह से केसी वेणुगोपाल ने जो है ये कहा था कि सरकार जो है वो ध्यान भटकाना चाहती है, जिस तरह से मणिपुर में जो सिचुएशन है और बेरोजगारी और जो मुद्दा बना है, उससे कहीं ना कहीं सरकार जो है ध्यान भटकाना चाहती है। और यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस बड़े सोच समझकर जो है वो आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि सरकार को घेरते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस को भी पता है कि अगर ये मामला बैकफायर हुआ, क्योंकि कांग्रेस ऐसे मामलों में कई बार अगर आप देखें तो फंसी हुई नजर आती थी और फंसी हुई थी, ऐसा कांग्रेस के नेता भी मानते हैं। इसलिए आज सोनिया गांधी के घर में जो है ये बैठक चल रही है। इस बैठक के बाद जो है वो पता चल पाएगा कि आखिर कांग्रेस का स्टैंड क्या है। कुल मिलाकर कांग्रेस भी सुगबुगाहट कांग्रेस में तेज हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, कांग्रेस के ही नेता हैं, हिमाचल में खेल मंत्री हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत की संप्रभुता के लिए, देश की संप्रभुता के लिए यूसीसी की जरूरत है, ये समय की मांग है। तो अगर कांग्रेस में भी दो फाड़ होता है तो निश्चित रूप से यूसीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो स्पष्टता दिखाने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे तमाम पार्टियों के लोगों का साथ आना कहीं ना कहीं से उस आधार को मजबूत करता है जहां पर एक तस्वीर होगी एक देश एक विधान की। थैंक यू सो मच आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इस चर्चा में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।